आज केमिकल कंपनियां की हालत थोड़ी सी नरम होने लगी है। दरअसल आज दो डेवलपमेंट्स आए। एक तो अमेरिका की दिग्गज केमिकल कंपनी जो एग्रोकेमिकल कंपनी एफएमसी, इसने अपना Q2 और कैलेंडर ईयर 23 का गाइडेंस घटाया। साथ ही साथ जर्मनी की एक स्पेशलिटी कंपनी है इवोनिक, इन्होंने भी अपना दरअसल गाइडेंस कम किया है और वो कह रहे हैं कि डिमांड की खासी कमी है। और इसको देखकर पीआई इंडस्ट्री हो, दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर्स हो, यूपीएल हो, सब में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अब ये ग्लोबल कंपनियां दरअसल अपने गाइडेंस को क्यों काट रही हैं, क्या पेन पॉइंट्स है और इसका असर भारतीय इन कंपनियों पर कितना बुरा पड़ सकता है, इसी पर केमिकल सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करने वाले अजय जोशी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट दो कंपनियों का मैंने जिक्र किया, इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों में कुछ और यूरोपीय कंपनियों ने अपनी गाइडेंस में कमी के संकेत दिए थे। ये ग्लोबल कंपनियां क्यों अपना गाइडेंस काट रही हैं, इस समय हो क्या रहा है? धन्यवाद बहुत बहुत। इसका मेन कारण है कि 2021 में चाहे वो बीएसएफ हो, एफएमसी हो, इवोनिक हो या कोई भी यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी हो, इन सारी कंपनी ने एक टर्म कॉइन करा था पेंडेमिक प्रॉफिट। उस टाइम पे मार्केट में सप्लाई डिमांड इतना ज्यादा वॉलेटाइल था, इन कंपनीज ने डिक्टेट कर करके प्राइस और मार्जिन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किए थे। बट 2022 से पेंडेमिक प्रॉफिट्स धीरे धीरे फेड आउट होना शुरू हो गए और अभी की सिचुएशन में जहां डोमेस्टिक डिमांड लैटिन अमेरिका की, यूरोप की, यूएसए की ऑल टाइम लो है, इसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इन सारी यूरोपियन केमिकल कंपनीज की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली इवोनिक, बीएएसएफ, तो इनके प्लांट एफिशिएंटली रन नहीं हो पा रहे हैं। ऑन द अदर साइड चाइना ने बहुत अच्छा कमबैक किया है मार्केट में। चाइना की क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा वीक है, चाइनीज केमिकल कंपनीज मार्केट एक्सपोर्ट कर रही हैं अपने केमिकल्स को, सो बेसिकली दे आर डंपिंग देयर केमिकल्स। सो इस वजह से यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनीज पे अभी काफी ज्यादा प्रेशर है। मार्जिन्स आर नोवेयर क्लोज टू 2021 या फिर इवन बिफोर द पेंडेमिक। सो इन कंपनीज पे काफी ज्यादा प्रेशर है, इसलिए ये अपनी अर्निंग्स कट का अनाउंस कर रहे हैं। तो अजय जी, गुड आफ्टरनून। किन कंपनियों पर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेशर आने वाला है? मुझे पता है कि आप बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन आपकी स्टडी के हिसाब से क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है ये, कहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा? अगर बात करेंगे इंडियन केमिकल कंपनीज की, तो कंपनीज जो कमोडिटी केमिकल में इन्वॉल्व हैं, दीपक नाइट्राइट, चाहे वो आरती ग्रुप की कंपनीज हो, चाहे वो विनती ऑर्गेनिक्स हो, बालाजी अमाइंस, इन सारी कंपनीज पे काफी ज्यादा प्रेशर आने वाला है। इसके अलावा एग्रो केमिकल फॉर्मुलेशन में जो कंपनीज हैं, कंपनीज लाइक यूपीएल, धानुका, इंसेक्टिसाइड इंडिया, इन सारी कंपनीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत ज्यादा वीक है। सो ये कंपनीज से थोड़ा अभी दूरी बना लेने का समय है। इन कंपनीज को मेजर टर्न अराउंड की जरूरत है, इनको न्यू सेक्टर्स में एंटर करना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इन्होंने ऑप्टिमाइज करना चाहिए टू काउंटर दिस वीक मार्केट डायनामिक। अजय, मैं अगर पिछले 3 महीने का प्राइस ट्रेंड देखूं तो सबसे बड़ा प्राइस डैमेज वो हुआ है सोडा ऐश में। और मैं जहां तक मेरी समझ है, शायद सोडा ऐश में टाटा केमिकल सर्वोपरि कंपनी है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन उन्हीं का ही है। अभी आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले हम उसी मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे और मेरा प्रश्न यही था कि कंसिडरिंग सोडा ऐश प्राइसेस में जो सॉफ्टनेस है, क्या आप अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन को थोड़ा सा कम करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा कुछ ऐसा इरादा नहीं है फॉर द टाइमिंग। टाटा केमिकल पे इटसेल्फ आपका व्यू क्या है कंसिडरिंग सोडा ऐश प्राइसेस और वहां पे ड्रॉप? और क्या थोड़ा सा ये बताइएगा कि अमूमन जब ये डाउन साइकिल शुरू होता है केमिकल्स का, तो ये कितने समय परसिस्ट करता है और क्या इन कंपनियों को अल्टीमेटली अपने एक्सपेंशंस को जो है वो बैकफुट पे लाना पड़ेगा? जी, तो टाटा केमिकल की स्टोरी एक्चुअली बूमरैंग इफेक्ट की तरह है। अगर उन्होंने उस समय कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं किया होता, सो प्रोबेबली उनके मार्जिन अभी थोड़े सस्टेनेबल होते। अभी सोडा ऐश के प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिकॉर्ड लो लेवल। मैं इसे प्राइस करेक्शन भी नहीं बोलूंगा, मैं इसे कंटिन्यूअस प्राइस डिक्लाइन बोलूंगा। और अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर सोडा ऐश के प्राइसेस काफी ज्यादा थे, तो टाटा केमिकल को लगा कि ये स्पॉट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक कंटिन्यूअस परपेचुअल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मगर कमोडिटीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, खास तौर पे उन कमोडिटीज में जहां पर चाइना फैक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है। सो टाटा केमिकल्स के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये साल, इनफैक्ट अगला साल भी टिल हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर 2024 काफी ज्यादा वीक रहने वाला है। सोडा ऐश के प्राइसेस में गिरावट हमें देखने को मिलेगी क्योंकि डाउनस्ट्रीम साइड से भी डिमांड वीक है
और काउंटर टू दैट सप्लाई बहुत ज्यादा है अभी मार्केट में। सो प्राइस मार्जिन अभी बिल्कुल नीचे जाने वाले हैं अगले 3 से 6 महीने के लिए। अच्छा, एक और चीज मैं हल्की सी पूछना चाहूंगा, मार्केट पर्सपेक्टिव से, नॉट एग्जैक्टली कंपनी पर्सपेक्टिव, बट ये जो चाइना की सप्लाई है, आई मीन अभी तक तो बात ये हो रही थी कि भाई चाइना की बहुत सॉफ्ट ओपनिंग हुई है पोस्ट कोविड, बट इटसेल्फ वहाँ के प्रोड्यूसर अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, यूरोप जो कि पहले से काफी धीमा है। ये सप्लाई कितनी हार्ड है इस बार पिछली बार की तुलना में, और प्राइसेस यहाँ से कितने और ड्रॉप होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? ओके, सो चाइना का जो कमबैक है वो आप मान लीजिए कि बिफोर पैंडेमिक चाइना से सप्लाईज जैसे होती थी वो बिल्कुल उस लेवल पे आ चुका है। अभी प्रॉब्लम चाइना के साथ ये है कि वहां की डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा वीक है, तो कंपनीज पे ज्यादा प्रेशर है मटेरियल एक्सपोर्ट करने का प्राइस गिरा करके। एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको एग्रोकेमिकल्स का देता हूं। लैटिन अमेरिका इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा मार्केट होता था एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे, इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में चाइना ने वो मार्केट पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, बिल्कुल रिकॉर्ड लो प्राइसेस पे सप्लाई करके, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करके। सो ये ट्रेंड जो चाइना से है अगले 6 से 12 महीने तक रहेगा, क्योंकि चाइना की डोमेस्टिक डिमांड को वापस आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सो लोकल प्रोड्यूसर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करने का, और इस चक्कर में वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो नेट इंपोर्टर्स हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब जगह पे दबा करके अपना मटेरियल डंप कर रहे हैं रिकॉर्ड लो प्राइसेस पे, और इसका इफेक्ट इंडियन केमिकल कंपनीज को भी भुगतना पड़ेगा, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन केमिकल कंपनीज। स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स पर ये प्रेशर है, लेकिन कई कंपनियां लार्जली फार्मा सेक्टर को भी केटर करती हैं। क्या उनके लिए भी चाइना एक बड़ा फैक्टर है एट दिस पॉइंट इन टाइम? अजय? सो फार्मा थोड़ा बहुत इम्यून है, बिकॉज इंडियन कंपनीज मेनली यूरोप एंड यूएस एक्सपोर्ट करती हैं, और यूएस चाइना में बिकॉज ऑफ ट्रेड टैरिफ्स यूएस कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं चाइना से वेदर इट इज इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल या फिर एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट को इंपोर्ट करना, ऑल्दो चाइना बहुत बड़ा है अक्रॉस द फार्मा वैल्यू चेन। सो इस वजह से इंडिया में डिमांड एनीवे ऑर्गेनिकली शिफ्ट हो रही है यूएस कंपनीज से, एंड फार्मा इज एन एवरग्रीन सेगमेंट। सो फार्मा की डिमांड हमेशा स्टेबल टू हाई साइड रहती है, कभी भी लोअर साइड नहीं जाती है। सो फार्मा कंपनीज इंडिया में जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एथर इंडस्ट्रीज हो, एमी ऑर्गेनिक्स हो, दीज कंपनीज आर अ बिट इम्यून जो अभी मार्केट में सिचुएशन है। ओके अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और इस पूरे सेक्टर पर बात करने के लिए। एक बार जरा मार्केट का रुख करते